हेलो। आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रामदास प्रसाद, प्रवक्ता सामाजिक विज्ञान, डाइट कुशीनगर। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की करीब 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अतः हम लोग जानते हैं कि यहाँ कृषि जो है सबसे ज्यादा रोजगार का साधन है और अर्थव्यवस्था में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अब कृषि की बात हम लोग करते हैं। कृषि का मतलब क्या होता है, कृषि से अर्थ क्या होता है। कृषि सभी लोग जानते हैं, कृषि का मतलब भूमि पर खेती करने से है, या हम इस शब्दों में कह सकते हैं कि भूमि को जोतने का एक विज्ञान एवं कला के रूप में भी इसको परिभाषित किया जा सकता है। अब हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान के विषय पर क्रमशः अध्ययन करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिसको सभी लोग जानते हैं। आज हम लोग इसी क्रम में पॉइंट वाइज हम लोग अध्ययन करेंगे, जिससे आप लोगों को ये विषय अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहले पॉइंट की हम बात करते हैं। ये राष्ट्रीय आय का प्रमुख आधार के रूप में माना जाता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि यहाँ करीब 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है या कृषि पर निर्भर है। 58% से अधिक लोग कृषि और कृषि संबंधित कार्यों में यहाँ लगे हुए हैं। इसीलिए कृषि क्षेत्र जो है राष्ट्रीय आय का एक प्रमुख स्रोत भी है और एक प्रमुख आधार भी है। कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 1/3 जो भी आय प्राप्त होती है वो कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं कि कृषि जो है राष्ट्रीय आय का प्रमुख आधार है। दूसरी बात हम करेंगे विदेशी व्यापार में महत्व एवं विदेशी व्यापार की मुद्रा की प्राप्ति। अब विदेशी व्यापार की बात हम जब करते हैं तो जो भी हम कृषि का उत्पादन करते हैं उनको हम कुछ हिस्से को अपने खपत के लिए रखने के बाद बहुत कुछ हिस्से को हम लोग निर्यात के रूप में विदेशों को या दूसरे देशों को भेज देते हैं। कृषि निर्यात देश के कुल वार्षिक निर्यात का करीब 13 से 18% भाग है। इस तरह से हम कुछ कृषि पदार्थों को हम लोग निर्यात करते हैं, उसके एवज में हमें विदेशी मुद्राओं की प्राप्ति होती है, जो भी एक राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इस तरह से तीसरे पॉइंट की बात हम लोग करेंगे। इसको हम लोग उद्योगों के आधार के रूप में भी मानते हैं। उद्योगों का आधार का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे यहाँ उद्योग धंधे चलते हैं उनके लिए कच्चे माल की आपूर्ति कहाँ से होती है, कृषि क्षेत्रों से, कृषि उत्पादों से ही बहुत से कच्चे माल की आपूर्ति होती है। अब कच्चे माल कौन से होते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता की बात करते हैं तो जैसे सूती वस्त्र हो गया, जूट हो गया, वनस्पति तेल हो गया, हथकरघा की चीजें हो गई, खाने पीने की चीजें हो गई, कीटनाशक दवाइयाँ, ये सभी चीजें इस उद्योगों के आधार के अंतर्गत आती हैं। मतलब इन सबों चीजों की आपूर्ति जो है कृषि से ही की जाती है। चौथे पॉइंट की हम बात करेंगे, इसका मतलब राजस्व की प्राप्ति। राजस्व सभी लोग जानते हैं, राजस्व का मतलब है धन से, आय से मतलब है। इसलिए अब राजस्व की प्राप्ति कैसे होती है, सरकार बहुत तरह के कर लगाती है, जैसे कुल लगान लगा देती है, या मंडी में मंडी कर लगाया जाता है, चुंगी लगाई जाती है। इस तरह से हमारे देश के लिए, हमारे देश के कल्याण के लिए राजस्व की भी प्राप्ति होती है। ये सभी कृषि स्रोतों से ही संबंधित हैं। पांचवें पॉइंट की बात हम लोग करेंगे पूंजी निर्माण में रोजगार के अवसर। अब रोजगार के अवसर की जब हम बात करते हैं तो इसमें का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने पहले बताया कि 58% से अधिक लोग कृषि और कृषि संबंधित कार्यों में ही लगे हुए हैं। इस तरह से इस देश की करीब 58% जनसंख्या को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार की भी प्राप्ति कृषि से ही होती है। हमारे देश की जनसंख्या का काफी हिस्सा कृषि पर निर्भर है, कृषि ही उसके जीवन यापन का साधन है। इसलिए अधिकांश लोग कृषि से ही जुड़े हुए हैं
और इन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजी रोटी का भी सहारा बनता है। छठे पॉइंट की बात हम करेंगे पूंजी निर्माण में योगदान। अब पूंजी निर्माण क्या होता है? जब हम कृषि कार्य करते हैं तो पूंजी जुटती उसे उसको हम बेचते हैं, कुछ निर्यात करते हैं तो उससे हम पूंजी को जुटाते हैं, जो कि देश हित के लिए काम में आता है और व्यक्तिगत भी सहायक होता है। सातवें पॉइंट की बात करेंगे तो खाद्य पदार्थों में की प्राप्ति होती है। खाद्य पदार्थों इसी तरह से अगर कृषि हम करते हैं तो हमें जीवन यापन के लिए बहुत सी चीज़ों की जरूरत होती है। उन सभी चीज़ों की पूर्ति हम कृषि से ही करते हैं। भारत हमारा खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भर देश है। यहाँ खाने पीने की चीज़ों की कोई कमी नहीं होती है। इसका महत्वपूर्ण योगदान उन्नत ढंग से किए जाने वाले कृषि पर ही निर्भर करता है। अतः हम कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों की प्राप्ति में भी कृषि का काफी योगदान होता है। अगले पॉइंट बात करेंगे ये जीविका निर्वाह का मुख्य साधन। अब जीविका निर्वाह जीने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए ही। इसी तरह से हम कहते हैं कि लगभग देश की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि से आजीविका प्राप्त करती है। जिससे 58% तो मैं पहले बताया, मतलब एक तरह से काफी लोग कृषि कार्य से ही अपने जीवन यापन को करते हैं, कृषि के भरोसे ही जीते हैं, अपने परिवार को भी पालते हैं। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग शहरों में जाएं, सभी लोग उद्योग धंधों में काम करें या सभी को सरकारी नौकरी मिल जाए। इसलिए जो लोग बेरोजगार रह जाते हैं, जो इस तरह से होते हैं, वो कृषि कार्यों से ही अपनी आजीविका का संचालन करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कृषि से ही करते हैं। अब अगले पॉइंट में हम बात करते हैं बाजार के विस्तार में सहायक। अब बाजार की बात हम करते हैं तो जो हमारा कृषि में जो उत्पादन होता है हम सबको अपने खपत में प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए उसका कुछ हिस्सा क्या होता है कि हम लोग बाजार में भी उतारते हैं, उसको बेचते हैं और उससे जो हमारी आय होती है उससे हम अन्य स्रोतों की पूर्ति करते हैं। अब कृषि उत्पादन में जो भी वृद्धि होती है उससे वस्तुओं की मांग बढ़ती है। इस तरह से बाजारों का विस्तार होता है। जितना ही हम अच्छा उत्पादन करेंगे, बाजार में जाएगा, अच्छा चीज होगा तो उसकी बाजार में रिक्वायरमेंट होगी और उस तरह से बाजार का विस्तार होता है। लास्ट पॉइंट की बात करेंगे परिवहन का विकास। तो परिवहन का विकास क्या होता है? इसमें कृषि परिवहन की बात हम करते हैं। जैसे हमारा जो भी उत्पादन होता है उसको हम ट्रैक्टर से, ट्राली से, ट्रक से, इस तरह के माध्यमों से हम एक स्थान से दूसरे स्थानों को ले जाते हैं। इस तरह से जो परिवहन की सेवाएं हैं वो भी कृषि में अपना योगदान देती हैं। उनसे सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसानी होती है और सहूलियत मिलती है और कृषि में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस तरह से हम लोग अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान के विषय में चर्चा किए। मुझे उम्मीद है कि इसमें से काफी चीजें हम लोग को समझ में आ गई होंगी। आगे हम लोग चलेंगे, आगे पॉइंट की बात करेंगे। भारतीय खेती जो होती है या हमारे यहाँ जो खेती होती है उसकी कुछ विशेषताएं भी होती होंगी। हर जगह हर चीज की कोई विशेषता होती है। इस तरह से कृषि की भी हमारी विशेषता है। पहला विशेषता ये क्या है कि हम लोग कहते हैं कि मात्र जीविका कमाने का साधन। भारतीय किसान क्या सोचता है कि यह कृषि जो है सिर्फ जीविका कमाने का साधन है। जो अन्य व्यवसाय होते हैं उनका काम होता है लाभ कमाना, लेकिन कृषि का मात्र उद्देश्य होता है कि हम अपने जीवन यापन के लिए अपनी चीजों को पैदा करें, अपनी चीजों का उत्पादन करें और हमारा भरण पोषण होता रहे। वे इसे व्यवसाय की तरह नहीं प्रयोग करते हैं। ये नहीं सोचते कि ये व्यवसाय है और हमारा लाभ कमाने का उद्देश्य है। वो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं करते हैं। वो इतना जरूर करते हैं कि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, जितना इस कृषि में योगदान कर रहा हूँ, उसका कुछ न कुछ हमको उपज उधर से वापसी में मिले, जिससे हमारा भरण पोषण हो सके और मेरे परिवार का जीवन यापन हो सके। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं उपभोग की दृष्टि से। अब उपभोग की दृष्टि से कृषि कार्य जो भी हम करते हैं, हम यही सोचते हैं कि अब जो भी पैदा होगा इसी हम अपने खाने पीने की व्यवस्था में लगाएंगे। इसको एक बिजनेस के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। ये हमारी कृषि की महत्वपूर्ण विशेषता है कि हम इतना नहीं सोचते हैं कि इसको हम इतना से ज्यादा पैदा कर दें, उन्नत तकनीकों को प्रयोग करके पैदा कर दें, जिससे कि हम इससे कुछ लाभ भी कमा सकें या व्यापार भी कर सकें। भारतीय किसानों का ये उद्देश्य नहीं होता है। उनकी विशेषता होती है कि सिर्फ वो अपने खाने पीने के लिए ही इन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। अगर व्यवसायिक दृष्टि से पैदा करें तो उनको भी काफी लाभ होगा, लेकिन उनका उद्देश्य ऐसा नहीं होता है और वो सिर्फ अपने भोग के लिए ही चीजों को पैदा करते हैं। तीसरे पॉइंट की बात हम करेंगे। भारत के खेत जो होते हैं छोटे छोटे और बिखरे हुए होते हैं। अक्सर देखा गया है गाँव में
जो भी खेत हैं छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान दूर दूर फैले हुए हैं, उसमें किसानों को कृषि करने में काफ़ी तकलीफें होती हैं, दिक्कतें होती हैं। अगर खेत एक जगह है, सभी खेत इकट्ठे हैं, तो एक आसानी से उस काम को करने में, कोई भी काम करने में आसानी से पूरा किया जा सकता है। लेकिन छोटे छोटे और बिखरे अवस्था में खेत होने नाते कृषि कार्य करने में बहुत सी परेशानियां होती हैं। फिर भी किसान अपने मेहनत से उन खेतों में कुछ न कुछ अपने मतलब की चीजें पैदा करता रहता है। तो ये भारत में खेत है इस तरह से भी है कि छोटे छोटे और बिखरे अवस्था में है। ये भी भारतीय कृषि की एक विशेषता में गिनती की जा सकती है। पुरानी तकनीक से कृषि का होना अगला पॉइंट है, पुरानी तकनीक से कृषि का होना। अक्सर हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं ज्ञान के अभाव के रूप में या धन के अभाव के रूप में लोग क्या करते हैं, जो पुरानी तकनीकें थी, पुरानी कृषि की तकनीकें थी, जो घिसी पिटी पुरानी चीजें हैं, उन्हीं से वो अपने खेती को करते हैं। उनके पास इतना धन भी नहीं होता है, सोचते उन्नत तकनीक से जो भी ट्रैक्टर ट्राली, जो हार्वेस्टर या जो कल्टीवेटर वगैरह चलते हैं, इनका प्रयोग नहीं करते हैं। जो उनके पास सीमित संसाधन है उन्हीं से अपने काम को चलाना चाहते हैं। अतः अधिकतर भागों में देखा जाता है कि वो पुराने तकनीकों से ही या जो घिसे पिटे पुरानी तकनीकें हैं जो कि एक तरह से खत्म हुई होती चली जा रही हैं, फिर भी उनका उस पर विश्वास होता है और उन्हीं को रिसाइकिल करते रहते हैं, उन्हीं को रिप्रयोग करते करते अपने कृषि को करते रहते हैं। अगले पॉइंट की हम बात करेंगे मानसून पर निर्भरता। भारतीय खेती अक्सर देखा जाता है और सामान्य सी बात है, सभी लोग भारतीय कृषि जो भी करते हैं, किसान जो भी खेती करता है, वो मानसून पर निर्भर रहता है, वो वर्षा के ऊपर निर्भर रहता है। वो अपने सिंचाई के साधनों का विस्तार उतना ज्यादा नहीं करना चाहता है। वो सोचता है कि चलो भगवान भरोसे बरसात होगी, मौसम बढ़िया बनेगा तो हमारी फसल अच्छी हो जाएगी। इसलिए सिंचाई के साधनों के विस्तार के बावजूद भी यहाँ की कृषि मौसम और वर्षा पर आधारित है। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं। मानसून का जुआ मतलब अगर किसी साल अच्छी बारिश हो गई तो फसल अच्छी हो गई, अगर बारिश नहीं हुई तो किसी का बहुत सारा नुकसान होता है। फिर भी किसान भगवान भरोसे मानसून पर और मौसम पर निर्भर रहता है, वर्षा पर निर्भर रहता है। सोचता चलो अपना काम कर देते हैं, खेती कर देते हैं, फसल बो देते हैं, भगवान बरसात के वहां से बरसात जब होगी भगवान भरोसे खेत पड़ा रहेगा, बरसात होगी तो हमारी फसल अच्छी होगी। इसलिए इस भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं। अगली पॉइंट की बात करते हैं प्रति हेक्टेयर कृषि पैदावार कम। जब हम उन्नत तकनीकों का प्रयोग नहीं करेंगे, उन्नत संयंत्रों का प्रयोग नहीं करेंगे, पुरानी घिसी पिटी तकनीकों से खेती करेंगे तो क्या होगा, अन्य देशों की तुलना में जो प्रति हेक्टेयर जो उपज होती है या पैदावार जो होती है वो काफी कम होती है। ये भारतीय कृषि की विशेषता है। लोग उन्नत तकनीकों का प्रयोग करने से कतराते हैं, इसलिए यहाँ की पैदावार काफी कम हो जाती है। अगले पॉइंट में हम करते हैं कृषि में लागत की मात्रा कम। भारतीय किसान क्या करता है, कृषि में जब भी खेती करता है, जब भी कृषि का कार्य करता है तो उसमें लागत कम लगाता है। वो ज्यादा पैसे से फंसाना अपना मुनासिब नहीं समझता है। सोचता है कि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाए तो हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। वो कम लागत में ही अपने कृषि को करता है और सोचता है जितना पैदावार होगा वो हमारे लिए काफी होगा। इसीलिए वो कृषि में धन जो है कम लगाता है, लागत कम लगाता है। अगर कम लागत लगाएंगे तो क्या नतीजा होगा, कृषि का उत्पादन कम होगा। इसलिए लागत अधिक से अधिक लगानी चाहिए। फिर भी भारतीय कृषि के संबंध में एक विशेषता के रूप में हम देख सकते हैं कि कृषि में लागत की मात्रा कम लगाई जाती है। अब कृषि उत्पादों में विविधता का मतलब अलग अलग जगह अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे जलवायु और मिट्टी अलग अलग है, हर जगह की जलवायु अलग है, कहीं की मिट्टी अलग है, कहीं मिट्टी काली है, लाल है, पीली इस तरह की है, दोमट है, बलुई है, उसके अनुसार जो असमानता पाई जाती है। इसलिए जो कृषि का उत्पादन जो होता है उसमें भी विविधता पाई जाती है। जैसे मान लीजिए काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी है, जो महाराष्ट्र में अक्सर पाई जाती है। वो अगर यहाँ उत्तर प्रदेश में अगर कोई कृषि कार्य करना चाहता है कि कपास हम बोल दें तो उसकी उत्पादकता कम हो जाएगी। इसलिए एक ये भी विशेषता है कि हर जगह की इंडिया के एक क्षेत्र में जलवायु कुछ और होगी, दूसरे क्षेत्र में जलवायु कुछ और होगी। एक जगह की मिट्टी कुछ और होती है, दूसरे जगह की मिट्टी कुछ और होती है। इसलिए कृषि में असमानता पाई जाती है। एक तरह से बराबर हर किसान खेती नहीं कर पाता है। इसीलिए कृषि उत्पादों की विविधता होना स्वाभाविक है। इस तरह से हमने भारतीय कृषि की विशेषताओं के बहुत सारे टॉपिक को मैंने कवर किया। हमें उम्मीद है कि सभी प्रशिक्षित लोग इस चीज से सहमत होंगे और इसमें से काफी चीजों को समझ गए होंगे। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। भारतीय कृषि का महत्व क्या है, जो हम खेती करते हैं उसका महत्व क्या है।
महत्व तो बहुत है। कृषि पर ही हम निर्भर हैं। पूरे यहाँ के करीब 58% लोग कृषि कार्य करते हैं। 70% जनसंख्या जो है कृषि कार्य पर ही निर्भर है, कृषि पर ही निर्भर है। इसी से रोजी रोटी एवं जीवन यापन का साधन मिलता है। तो हम महत्व के विषय में बात करेंगे। तो इस महत्व में पहला पॉइंट करेंगे राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। ये सर्वज्ञ है, सभी लोग जान रहे हैं कि कृषि से हमारी राष्ट्रीय आय का लगभग आधा भाग कृषि से ही प्राप्त होता है। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कृषि से हमारा देश काफ़ी निर्भर है और इसके राष्ट्रीय आय में इसका काफ़ी योगदान है। रोजगार का मुख्य स्रोत की बात हम करेंगे। जब बताया 70% जनसंख्या करीब कृषि पर निर्भर है, तो ये एक तरह से कृषि एक रोजगार का महत्वपूर्ण साधन भी है। अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है? गांव में रहती है। अब गांव में जीविका का कोई साधन तो है नहीं कृषि को छोड़ करके। वहाँ कोई फैक्ट्री उद्योग धंधे लगे नहीं हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब है नहीं, कोई प्राइवेट जॉब है नहीं कृषि को छोड़ करके। इस तरह से अधिकांश जनसंख्या जो गांव में रहती है उनकी जीविका का मुख्य साधन कृषि में ही है। कृषि ही है। अपने देश में लगभग 68% कार्यशील जनसंख्या कृषि में लगी है। कार्यशील जनसंख्या जो लोग कार्य करने में सक्षम हैं, वो करीब 68% लोग ऐसे हैं जो कि कृषि कार्य में ही लगे हैं, क्योंकि गांव में रोजी रोटी रोजगार के दूसरे साधन उपलब्ध नहीं है। कृषि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें काफी लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं फसलों के माध्यम से, कृषि के माध्यम से। अब ये बात हम करेंगे उद्योगों के लिए कच्चा माल। कच्चा माल कहाँ से मिलता है? कृषि से ही कच्चा माल मिलता है। जितने भी बड़े बड़े उद्योग धंधे चलते हैं वो कृषि पर ही निर्भर होते हैं। अगर कृषि न हो, कृषि से कोई उत्पादन न हो, तो बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे। इस तरह से कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, उसमें भी कृषि का योगदान काफी होता है। इसी तरह से चीनी हो गया, जूट हो गया, चाय हो गया, काफी है, रबड़ है, तेल, वनस्पति घी आदि सब चीजें जो ही कृषि पर ही निर्भर होते हैं। इनको कच्चा माल कृषि से ही मिलता है। लघु और कुटीर उद्योग भी जो चलते हैं, ग्रामीण परिवेश में जो चलते हैं, छोटे छोटे रोजगार के रूप में लघु और कुटीर उद्योग चलते हैं, उनमें भी वो लोग भी काफी रूप से कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि कृषि से ही उनको कच्चा माल मिलता है और उसको वो छोटे छोटे कार्य करके कुछ न कुछ अपना कमाने का साधन बनाते हैं। इस तरह से लघु और कुटीर उद्योग भी जो होते हैं गांव में चलते हैं, वो कृषि पर ही निर्भर होते हैं। अगली पॉइंट हम करेंगे सरकार को आय। सरकार को आय कैसे होती है कृषि से? तो सेम चीज वही बताया, कुछ लगान के रूप में, कुछ चुंगी के रूप में, कुछ मंडी कर के रूप में सरकार को भू राजस्व की प्राप्ति होती है। इस तरह से सरकारी आय में भी कृषि का योगदान काफी महत्वपूर्ण होता है। अगला पॉइंट जो महत्व के रूप में हम कहेंगे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। जब भी हम उत्पादन करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, जितना भी जो भी उत्पादन होता है उसका बहुत सारा हिस्सा जो है हम लोग निर्यात भी करते हैं। अपनी खपत से अपनी जरूरत की चीजों को हम अपने पास रख लेते हैं, और जो भी हमको महसूस होता है कि हमारी खपत से एक्स्ट्रा है, इसको हम लोग निर्यात के रूप में विदेशों को भेज देते हैं। उससे क्या होता है, जब यहाँ से निर्यात किया जाता है विदेशों को, तो विदेशों से जो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हमें होती है, वो भी भारतीय आय में काफी महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इस तरह से कृषि का बहुत सारा योगदान होता है विदेशी मुद्रा के रूप में। अब कृषि के महत्व की विषय की चर्चा करने के बाद हम लोग अब ये बात करेंगे कि भारतीय कृषि में उत्पादकता जो होती है काफी कम है। सब लोग जान रहे हैं कि यहाँ उनको तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, लोग निरक्षर हैं, ज्ञान का अभाव है, प्रशिक्षण उनको मिलता नहीं किसानों को, इसलिए यहाँ का उत्पादन बहुत कम होता है। अन्य चीजों की तुलना में उत्पादन यहाँ बहुत कम होता है। इसलिए अगर ये उत्पादन जब कम होता है तो आखिर इसको बढ़ाने के लिए हम कुछ न कुछ प्रयास तो जरूर करेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन हो और हमारा आय का जरिया बने। और काफी लोग इस पर आत्मनिर्भर हैं, इसलिए इसको उत्पादकता इसकी बढ़ाने के लिए हमें सक्षम कदम उठाने की जरूरत है। अब उस प्रयासों में हम क्या प्रयास कर सकते हैं? जो भी प्रयास हम कर सकते हैं जो हमारी सीमा के अंदर रहता है, कुछ न कुछ तो हम कर ही सकते हैं। उसी तरह से पहले प्रयास के रूप में हम बात करेंगे कि कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम होना चाहिए। अब जब हम जानते हैं कि यहाँ करीब 70% जनसंख्या जो है कृषि कार्य में लगी हुई है, किसी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में ही लगी हुई है। अब इस चीज को बढ़ाने के लिए जब जनसंख्या इसी पर निर्भर रहेगी तो दबाव बनेगा, इसीलिए बहुत सारी समस्याएं पैदा होगी। इसलिए हमें क्या करना है, जनसंख्या वृद्धि पर सबसे पहले तो नियंत्रण लगाना पड़ेगा। जैसे हम जानते हैं जनसंख्या के विस्फोट के रूप में हमारे देश की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है।
चाइना के बाद हमारा भारत ही ऐसा एक देश है जिसकी जनसंख्या दूसरे नंबर पर दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक है। तो इस तरह से पहले तो हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करेंगे। कम जनसंख्या होगी तो उनका दबाव जो है कृषि पर नहीं होगा और जो है उसे काफी सहूलियत मिलेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करके भी हम कृषि उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास का मतलब ये हुआ कि जो भी हम कृषि कार्य करेंगे वो कच्चे माल के रूप में हम लघु एवं कुटीर उद्योगों में उसको शामिल करेंगे। इस तरह से कुछ उद्योग धंधों का भी विकास होगा और हमारे जीवन यापन का भी एक जरिया बनेगा। इस तरह से हम लोग आत्मनिर्भर बनते जाएंगे। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, कृषि की नई तकनीकों का प्रचार एवं प्रसार। अब वही बात हुई जैसे हमने पहले बताया कि भारत का कृषक जो है, भारतीय किसान क्या होता है, वही पुरानी घिसी पीढ़ी तकनीकों से अपनी कृषि को करता रहता है। उसको ज्ञान के अभाव में या किसी और रूप में या धन के अभाव में नई तकनीकों का प्रयोग नहीं कर पाता है। इस तरह से क्या होता है, जब वो पुरानी घिसी पीढ़ी तकनीकों का प्रयोग करेगा, पुराने रसायनों का ही प्रयोग करता है, तो कृषि में उत्पादन आजकल कम होता है। इसलिए सरकार ने यह हमारा भी प्रयास होता है कि हम नई नई तकनीकों का प्रचार करें, उसका प्रसार करें। इस तरह किसानों को हम क्या करेंगे, प्रचार प्रसार के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि उनको हम उन्नत प्रजातियों के बीज सप्लाई करें, उनको नई तकनीकों का ज्ञान कराएं, उनकी शिक्षा से उनको परंपरागत दृष्टिकोण में उनके जो परिवर्तन किया जाए। इस तरह से हम उत्पादकता में भी वृद्धि कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, सिंचाई सुविधाओं का उचित विकास एवं बाढ़ नियंत्रण। अब वही चीज है, लोग क्या होता है पुरानी तकनीकों से ही कृषि कार्य करते हैं। नई तकनीकें जो होती है, सिंचाई के साधन जो है, नहरों का विकास होता है, इस तरह की चीजें जो होती हैं, लोग क्या होता है मानसून की बजाय सिंचाई सुविधाओं का विकास नहीं करना चाहते। बाढ़ नियंत्रण से भी भूषण को रोककर फसलों की सुरक्षा की जा सकती है। अब किसान क्या होता है, यहाँ का किसान क्या होता है, सिर्फ मानसून पर निर्भर होता है। तो मानसून पर निर्भर होने से किसी साल अगर वर्षा नहीं होती है तो किसानों को काफी नुकसान होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए पहले चीज तो क्या होता है, सिंचाई सुविधाओं का विकास करना चाहिए, जो जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाएं और अपना कृषि कार्य को सुचारू रूप से कर सकें। इसी तरह से बाढ़ नियंत्रण से क्या होता है फायदा, बाढ़ नियंत्रण से भूक्षरण होता है। जब भी बाढ़ आती है, बरसात होता है तो भूक्षरण होता है, तो उससे क्या होता है कि जमीन का ऊपरी परत जो होता है, जो कि वही उपजाऊ चीज है, वो बह करके धीरे धीरे नीचे की जगहों पर चली जाती है। इस तरह से उत्पादन कम होता है, फसलों की सुरक्षा नहीं हो पाती है। इस तरह से बाढ़ के नियंत्रण से भी भूक्षरण को रोककर फसलों की सुरक्षा हम कर सकते हैं और कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। अगली बात करेंगे साख सुविधाओं का विस्तार। अब साख सुविधाएं क्या होती है, साख का मतलब क्या होता है ये आपको बता दें। साख सुविधाओं का क्या होता है, जैसे हम जो भी उत्पादन करते हैं तो हम बेचते हैं तो उसमें कुछ धन पैदा होता है, धन मिलता है, तो उसको हम कहीं कहीं सुरक्षित रखने की व्यवस्था करते हैं। वही साख सुविधाओं का विस्तार से मतलब है। इसका मतलब क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए। जिस तरह से जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अगर बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार रहेगा तो किसान अपनी उपज का जो भी हिस्सा बेचता है, जो भी उत्पादन करता है, उसकी चीजों को कहीं कहीं सुरक्षित रखना चाहता है। अगर बैंक रहेंगे तो अपने उस धन को या अपनी चीजों को बैंकों में सुरक्षित रख सकता है। इस तरह से किसी की उत्पादकता में वृद्धि के लिए लोग प्रयासरत रहेंगे। पांचवें पॉइंट की बात करते हैं, भू सुधार कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन। अब भू सुधार कार्यक्रम का मतलब है जिस तरह से कहीं ऊसर खेती होती है, उसको उत्पादकता बढ़ाने के लिए उसमें तरह तरह के जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से भूमि सुधार कार्यक्रम भी बहुत सारे चलाए जाते हैं। उन्नत खाद, उन्नत बीज, उन्नत चीजें दी जाती हैं जिससे भू सुधार कार्यक्रम को प्रभावी तरह से क्रियान्वयन किया जाए। प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन होने के तहत ही हमारी उत्पादकता में वृद्धि संभव है। छठे पॉइंट की बात करेंगे, विपणन व्यवस्था में सुधार। विपणन मतलब वही बाजार की व्यवस्था। जैसे हम कोई चीज उत्पादन करते हैं, कोई चीज उत्पन्न करते हैं तो उसका हम उचित मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए अगर उचित बाजार की व्यवस्था नहीं है तो हमें क्या करना होता है, हम गांव में ही छोटे छोटे किसान आड़तियों को औने पौने दाम पर अपने सामान को बेच देते हैं। इसलिए अक्सर क्या होता है, किसानों का ही शोषण होता है। किसान अपनी उपज को कम मूल्य पर किसी आड़ती को बेचने में मजबूर हो जाता है। अगर विपणन की उचित व्यवस्था हो, उचित बाजार अगर उपलब्ध हो तो किसान क्या करेगा कि उसको बाजार में उतारेगा और वहां उचित दाम पर कंपटीशन में बेचेगा तो उसको अधिक से अधिक लाभ पैदा होगा। इस तरह से हमें उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए
अपनी विपणन व्यवस्था या बाजार व्यवस्था में भी सुधार करना होगा। इस तरह से भी भारतीय कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करने का एक सहायक नजरिया मिलेगा। अगली बात हम करेंगे कृषि आगतों की उचित व्यवस्था। कृषि आगत अब क्या होते हैं? आगत और लागत इससे चीजें होती हैं। आगत का मतलब होता है उन्नत और उत्कृष्ट बीज हमें मिलने चाहिए। उन्नत और उत्कृष्ट बीज मिलेंगे, संशोधित बीज मिलेंगे। अगर हम उसको लगाएंगे कृषि में तो हम अधिक से अधिक पैदावार कर पाएंगे और अधिक से अधिक लाभ कमा पाएंगे। अगर उन्नत और उत्कृष्ट बीजों की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है या किसानों को नहीं मिलती है, इस तरह से अगर नहीं मिलेगा तो उनका उत्पादन कम हो जाता है। हमें खाद और उर्वरक, कीटनाशक, औषधियां और सुधरे बीजों का उचित मूल्य पर वितरण करना चाहिए। किसानों को खाद जो होती है, खाद, उर्वरक या नई नई कीटनाशक दवाइयाँ जो होती हैं या जो भी सुधरे बीज होते हैं, उनको उचित मूल्य पर अगर हम किसानों को उपलब्ध कराएंगे तो वो बट नेचुरल कृषि के उत्पादन में वृद्धि होगी। किसान भी रुचि लेगा और इस तरह से भारतीय कृषि में उत्पादकता वृद्धि में सकल प्रयास मिलेगा। अगली बात हम करेंगे परस्पर समन्वय एवं सहयोग। समन्वय एवं सहयोग, समन्वय, आपसी तालमेल, सहयोग, मिलजुल के काम करना, ये चीज होती है। अब इसका समन्वय और सहयोग की क्या होती है? कृषि से संबंधित विभिन्न संस्थाएं बनाई जाती हैं। कृषि से संबंधित जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनमें और सरकार के मध्य जो होता है आपसी तालमेल बना रहना चाहिए, समन्वय और सहयोग होना रहना चाहिए। कृषि से संबंधित जो भी अधिकारी होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, तहसील स्तर पर होते हैं, जिला स्तर पर होते हैं, उनके साथ कृषकों के साथ, किसानों के साथ भी आपसी तालमेल होना चाहिए, समन्वय और सहयोग होना चाहिए। इसी तरह से बड़े और छोटे जो कृषक होते हैं उनके बीच भी आपसी तालमेल बना रहना चाहिए। इससे फायदा क्या होता है कि सूचनाओं का एक दूसरे में संचार होता है और लोग कृषि की नई तकनीकों के विषय में जानते हैं। समन्वय अच्छा रहता है तो उत्पादक भी बढ़ता है और उत्पादकता बढ़ने से किसानों को अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। अगले पॉइंट की हम बात करेंगे इसी तरह से कृषि का यंत्रीकरण। यंत्रीकरण का मतलब हुआ वही कि जो परंपरावादी दृष्टिकोण है, किसानों को खेती करने का काम है, उसको हम बदल करके आधुनिक समय में जितने भी कृषि यंत्र जो है मार्केट में उपलब्ध हैं उनको खरीदें और उससे अपनी खेती को करें तो उससे क्या होता है, उत्पादन अधिक से अधिक होता है। इस तरह से आधुनिक कृषि जो होता है यंत्रों का अधिक से अधिक उपयोग करने से ही उत्पादकता में वृद्धि होगी। हमें पुराने दृष्टिकोण से ऊपर उठ करके आना पड़ेगा, नई चीजों को सोचना पड़ेगा, नई चीजों के साथ मिलकर चलना पड़ेगा, तभी जो है हम समय के अनुसार चल सकते हैं और अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। लास्ट पॉइंट की बात हम करेंगे अन्य सुझाव। अन्य सुझावों में क्या होता है? अन्य में जैसे गहन कृषि हो गया, बहुफसली कृषि हो गया, शिक्षा का प्रसार हो गया, बीमा हो गया, इस तरह की चीजों की बात हम करते हैं। अब इसके अंदर जो है हम अलग अलग बात करेंगे, जैसे गहन कृषि। अब गहन कृषि का मतलब क्या होता है? गहन कृषि का क्या होता है कि कम जमीन हो, अधिक परिश्रम करके, पूंजी लगा करके, खाद पानी लगा के, दवा लगा करके, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन कमाना। इसमें क्या होता है, एक ही भूमि पर हम साल में करीब 2 फसलें लेते हैं। ये गहन कृषि के अंदर आता है। गहन कृषि का मतलब जमीन को खाली नहीं छोड़ना है। जमीन जब भी एक फसल करती है उसको फिर जोत करके नई तकनीकों के खाद वगैरह प्रयोग करके, कुछ मेहनत करके, कुछ खाद वगैरह डाल करके फिर दूसरी फसल को लगाना है। गहन कृषि का मतलब ये हुआ कि फसल हमेशा उस जमीन पर चलती रहनी चाहिए। अगला है बहुफसली कृषि। अब बहुफसली कृषि क्या होती है? बहुफसली कृषि का मतलब क्या होता है कि जब भी हम एक फसल लगाते हैं तो उसी में, जैसे मान लीजिए आलू हम लगाते हैं तो आलू में हम लोग मूली भी बो देते हैं, कहीं कहीं लोग चना भी बो देते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि एक ही खेत में एक ही फसल के साथ हम दूसरी फसल को भी बो देते हैं या 2 से अधिक फसलों को उगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जमीन एक ही है, खेत एक ही है, लेकिन हम 2 फसल लगा करके दोनों का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से 2 या 3 फसलें भी लगाई जा सकती हैं। अक्सर देखा गया है, हालांकि आजकल किसान जागरूक होने लगे हैं। मैं भी देखा हूँ कि गांव में लोग इस तरह की खेती करना शुरू कर दिए हैं। तो इस तरह से जागरूकता बढ़ेगी तो काफी लाभ मिलेगा। इस तरह से बहुफसली कृषि का मतलब ये हुआ कि एक ही फसल के साथ में दूसरी अन्य फसलों को भी एक साथ बो देना, जिससे दोनों फसलों का लाभ हमको मिल जाता है। अगली बात हम करेंगे शिक्षा का प्रसार। अब शिक्षा का प्रसार का मतलब वही हुआ कि हम किसानों को इतना तो जरूर शिक्षित कर दें कि वो जो पुरानी परंपरावादी दृष्टिकोण है, पुरानी तरीके से जो खेती बाड़ी करते चले आ रहे हैं, उनको वो परिवर्तित करें, उनसे उठ करके नई तकनीकों का प्रयोग करें
इस तरह से नई खाद, नई बीज, नई चीज़ों को बोएंगे तो उत्पादकता भी बढ़ेगी। समय के अनुसार हर व्यक्ति को अपने में परिवर्तन लाना चाहिए। इस तरह से शिक्षा के प्रसार द्वारा भी हम किसानों के परंपरावादी दृष्टिकोण में परिवर्तन करके भी कृषि के उत्पादन में काफी लाभ ला सकते हैं, काफी परिवर्तन ला सकते हैं, काफी क्रांति ला सकते हैं। अगली बात हम करेंगे फसल बीमा योजना क्या होता है। अब फसल बीमा योजना, जिस तरह से हम अपने जीवन में भी बहुत सी चीजों की बीमा करते हैं, उस तरह से आजकल सरकार ने सोचा कि फसल जो होती है किसान की, वो किसी न किसी तरह से किसान मेहनत करके लगाता है, काफी पूंजी लगाता है, काफी श्रम लगाता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसकी फसल पूरी बर्बाद हो जाती है और किसान जो है एकदम कंगाल हो जाता है। इन सब चीजों को सोच करके एक अब ये नुकसान किस तरह से होता है, कुछ जैसे बाढ़ हो गया या आंधी हो गया, ओला पड़ गया, तेज बारिश हो गया, इस तरह से फसलें खराब हो जाती हैं। तो इन्हें किसानों को ऐसे संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चालू की। ये बीमा योजना 13 जनवरी 2016 में शुरू किया गया। इसके तहत किसानों को क्या होता है, जो खरीफ की फसल होती है उसके लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस तरह से उनकी किसानों की खेती का बीमा हो जाता है। बीमा हो जाने से किसान सुरक्षित रहता है कि अगर किसी भी नेचुरल कैलामिटी से अगर उसकी फसलों को नुकसान होता है तो किसान जो पहले कंगाल हो जाता था, एकदम रोड पर आ जाता था, अब वो नौबत नहीं आएगी। इसी चीज को देखते हुए केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की और जो कि 13 जनवरी 2016 में शुरू हुई। इससे किसानों को काफी राहत मिलती है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट पर उनको काफी अधिक फायदा मिलता है। इस तरह किसान अपने को सुरक्षित समझता है और जो है कृषि कार्य में लगा रहता है। इस तरह से हमने आज भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान विषय पर काफी विस्तार से चर्चा की है। कृषि मेन मुद्दा वही है, कृषि जो है काफी राष्ट्रीय आय का जरिया है। यहाँ के करीब 70% लोग, अधिकांश लोग कह सकते हैं या 2/3 लोग कह सकते हैं जो कि कृषि पर ही निर्भर है। इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। इस तरह से इतना करने के बाद मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों ने भारतीय कृषि के विषय में या कृषि का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है विस्तृत रूप से जान लिया होगा। इसके साथ ही मैं आज का अपना ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।